नमस्कार। तो देखिए, आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का अध्याय 3 भारत के विकास की यात्रा 2004 से 2019 तक का जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के मैं फिर से लाया हूँ आपके लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा अंक इसी टॉपिक से हैं, क्योंकि ये है पूरा का पूरा 21 नंबर का आपका टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन इसकी बढ़ जाती है। इसको हम जिस तरीके से पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर के 2014 तक इनका शासनकाल रहा था, जिसमें सूचना का अधिकार हमें पढ़ना है, भोजन का अधिकार पढ़ना है, जन कल्याणकारी योजनाएं इस शासनकाल की हमें पढ़नी है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे मनरेगा कहते हैं, और इसके अलावा हमें पढ़ना है भारतीय विशिष्ट पहचान आधार, और फिर हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार। इससे आगे फिर हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर के वर्तमान तक, और फिलहाल जो सरकार है इनकी हमें नीतियाँ, योजना आयोग की समाप्ति और नीति आयोग का गठन, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, नोटबंदी और जीएसटी, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पहले भाग में हम करने वाले हैं। 25 प्रश्न। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री लगातार कितने वर्षों तक रहे? तो आंसर लिखना है 10 वर्षों तक रहे थे, 2004 से लेकर के 2014 तक। दूसरा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, देखो मैं यहाँ पे केवल आपको प्रश्न और आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने थे वो बन चुके हैं, तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वही प्रश्न आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ही आपको करा देता हूँ। अगला प्रश्न है कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर लिखना है आपको। उत्तर ये रहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, नरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर लिखना है आपको 2005 में नरेगा पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को एक्चुअली गांधी जयंती मनाई जाती है, तो गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी का नाम जो है वो साथ में जोड़ दिया गया, और 2009 में जो है वो इसे मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो उत्तर लिखना है 100 दिनों की गारंटी दी जाती है। 365 दिनों में से 100 दिन जो है वो उस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो इसका उत्तर है 2009 में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 एक्ट हैं, एक तो है आरटीआई, तो उसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में पारित हुआ था, और दूसरा एक्ट है वो है आरटीई, वो है राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कब लागू हुआ? तो देखो पारित हुआ था 2009 में और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब वास्तव में इंपॉर्टेंट है, आप तो इसे याद कर लीजिए कि भारत में आरटीई कब लागू हुआ। बना था 9 में, ध्यान रखना, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य है? तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ये मूल अधिकार दिया गया है, उनकी प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ये उनका अधिकार है बच्चों का। और साथ ही साथ ये माता पिता के लिए ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करावें, और यह अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावें, ऐसा कानून जो है वो बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो अभी जो हमने बात करी ना, यह शिक्षा का जो अधिकार है इसे मूल अधिकार बना दिया गया है, मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और हमारे भारत के नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं उसी में इसे जोड़ दिया गया है, और यह है अनुच्छेद 21A में संशोधन करके इसे शामिल किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो उत्तर लिखना है 2013 में। अगला प्रश्न है कि भोजन का अधिकार राइट टू फूड का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा कि सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो कम आय के जो आय वर्ग में जो लोग आते हैं, उन लोगों को सस्ती दरों पर क्वालिटी वाला भोजन उपलब्ध कराया जाए, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आधार। तो आधार से रिलेटेड प्रश्न हम अब जो है वो नेक्स्ट करेंगे, 5-7 प्रश्न। और ये सारे के सारे प्रश्न मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने इससे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो 2 चैप्टर नहीं देखे हो, बच्चे डायरेक्ट जो इस क्लास में अगर जुड़े हैं ना, तो आप ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। हमारी पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत की, तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे, कंप्लीट आपको पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वहाँ पर हमने फर्स्ट जो चैप्टर है उसके आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 12वां प्रश्न। आधार कार्ड में कितने अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है? तो ध्यान देना, हमारा जो आधार कार्ड होता है ना, उसमें 12 अंकों की एक संख्या होती है, जो हमारा आधार नंबर होता है। तो वो आधार नंबर में अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधार परियोजना को लागू करने वाली संस्था का नाम बताइए। ये परियोजना लागू किसने करी थी? तो वो जो एजेंसी बनाई थी, उस प्राधिकरण को कहते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI। ये ध्यान देना, कई बार पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में आधार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत 2009 में हुई थी, और पहला आधार जो है वो 2010 में जारी हुआ था। 15वां प्रश्न है आधार का मुख्य उपयोग क्या है? तो आंसर लिखेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना और उनकी पहचान का प्रमाण जो है वो ये कार्ड है, और इस प्रकार ये हमारा आधार कार्ड हमारी पहचान को साबित करता है। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे भाग में, और दूसरा भाग वो है जिसमें हम पढ़ेंगे नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और नीति आयोग से संबंधित प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है नहीं इस पार्ट का 16वां प्रश्न क्रम से हम करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार शपथ कब ली थी? तो देखिए, मोदी जी ने पहली बार मई 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, और पूरे 5 साल उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट किए थे, और कई वर्षों के बाद भारत में एक बहुमत वाली सरकार जो है वो बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना आयोग, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, को कब समाप्त किया गया? तो हमारे यहाँ पे 2014 में योजना आयोग को समाप्त किया गया, और जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। ध्यान देना, NITI, नीति आयोग। तो नीति आयोग का कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पर आपको ध्यान देना है, नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति आयोग स्थापित कब हुआ था, नीति आयोग के स्थान पर पहले कौन सी संस्था थी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है 18वां कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया है? तो उत्तर है नीति आयोग, NITI, N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया। तो ये है नीति आयोग की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1 जनवरी 2015। हमने देखा कि नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है नीति का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर आपको लिखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब जैसे नीति लिखा ना NITI, तो फिर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, N फॉर जैसे नेशनल है, I फॉर इंस्टीट्यूशन है, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड, और I फॉर इंडिया है। तो ये है आपको नीति आयोग का इसका जो फुल फॉर्म है वो। अब 21वां प्रश्न है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और फिलहाल मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो योजना आयोग था उसमें भी प्रधानमंत्री जो होते थे देश के, वो योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे।
अब अगला प्रश्न है 22वां नीति आयोग को सरकार का क्या कहा जाता है? तो सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। सरकार को पूरी तरह से जो है आइडियाज़ देना, जैसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी अब तो समाप्त हो गई हैं, बट जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी तो उनको लागू करना, कैसे प्लानिंग करना, सब कुछ जो है वो सरकार को सलाह देने का काम इनका होता है। तो ये एक प्रकार से थिंक टैंक होता है सरकार का। चलिए अब हम करेंगे स्वच्छ भारत मिशन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर प्रश्न बनेगा। प्रश्न 23वां है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 2 अक्टूबर 2014 को। जैसे कि 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को मनरेगा किया गया, उसी तरीके से 2 अक्टूबर को ही, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो इसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक, गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर तक भारत को खुले में शौच से मुक्त कराने का जो है वो लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां, स्वच्छ भारत अभियान का नारा क्या है? तो उत्तर है एक कदम स्वच्छता की ओर। यह है स्वच्छ भारत मिशन अभियान का नारा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रतीक यानी लोगो क्या है? तो है गांधी जी का चश्मा। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत का जो प्रतीक है, लोगो है, वो है गांधी जी का चश्मा। अब देखो नेक्स्ट नोटबंदी और उसके आगे के जो टॉपिक है वो अपन सेकंड पार्ट में करेंगे। आप मुझे लिख के कमेंट कर देना कि भाई नेक्स्ट क्लास या फिर नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट टॉपिक सर, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा इसका सेकंड पार्ट। और उसके बाद हमारा जो चौथा और पांचवा चैप्टर जो बचे हैं दो सॉरी, तो वो भी मैं आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं तुरंत आपको अवेलेबल करा दूंगा। और ये क्लास आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ये क्लास नहीं पहुंच पा रही है और वो क्लास से वंचित हो रहे हैं। तो आप जो इस क्लास को पढ़ करके अपनी तैयारी को हाई लेवल तक ले जा रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा उनको भी है, उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अपनी क्लास जो है, क्योंकि अभी इसकी कई स्कूलों में क्लासें नहीं लग पा रही है, बच्चों का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन तक पहुंचा दीजिए इसको। तो कैसी लगी क्लास मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।